आज हम बात करेंगे भारत और रूस के बीच तेजी से बदलते आर्थिक रिश्तों की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पुरानी दोस्ती है, नई मजबूरियां हैं और हाँ, बड़े बड़े अवसर भी। तो चलिए इस हाई स्टेक्स गेम को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस ट्रेड वॉर और बदलते ग्लोबल इक्वेशंस की दुनिया में क्या एक पुरानी दोस्ती एक नया आर्थिक भविष्य बना सकती है? क्या ये पार्टनरशिप इन ग्लोबल प्रेशर्स का जवाब दे पाएगी? चलिए इसको थोड़ा फैक्ट्स और फिगर से देखते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर है 68.7 बिलियन डॉलर्स, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया और रूस के बीच का ट्रेड वॉल्यूम है और इस नंबर के पीछे एक जबरदस्त उछाल की कहानी है। अब ये जो ट्रेड में इतना बड़ा बूम आया है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, एक ऐसा कदम जो दोनों देशों ने अपनी अपनी चैलेंजेस से निपटने के लिए उठाया है। कह सकते हैं कि एक पुरानी पार्टनरशिप को जैसे फिर से रीइग्नाइट किया गया है। तो इस पार्टनरशिप के पीछे की वजह बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। सोचिए, एक तरफ इंडिया अमेरिका के लगाए टैरिफ से परेशान था, जिससे उसके एक्सपोर्ट्स को खतरा था, और दूसरी तरफ रूस वेस्टर्न सैंक्शन से घिरा हुआ था। उसे नए मार्केट्स और पार्टनर्स की जरूरत थी, यानी दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां थीं और इन्हीं चैलेंजेस ने इन दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। जरा इस ग्रोथ की स्पीड देखिए। 2021 में जहां ट्रेड सिर्फ 13 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, वो 2023 में 49 बिलियन, 2024 में 65 बिलियन और अब FY 24-25 में लगभग 69 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। सीधे सीधे 5 गुना से भी ज्यादा का उछाल सिर्फ 4 सालों में। ये बिल्कुल एक ट्रेड एक्सप्लोजन जैसा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत है। इन दोनों देशों की एम्बिशन इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। गोल है 2030 तक 100 बिलियन डॉलर्स के बायलैटरल ट्रेड को हासिल करना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि दोनों तरफ से पॉलिटिकल विल और इकोनॉमिक कमिटमेंट कितना स्ट्रांग है। मतलब एक मजबूत आर्थिक गठबंधन बनाने का पक्का इरादा। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, 100 बिलियन डॉलर्स का टारगेट, तेजी से बढ़ता ट्रेड। लेकिन इस पूरी पिक्चर में एक बहुत बड़ा बट है, एक ऐसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो इस रिश्ते के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और ये प्रॉब्लम है ट्रेड इन बैलेंस की। देखिए, इंडिया रूस से इंपोर्ट तो कर रहा है 63.8 बिलियन डॉलर्स का, लेकिन एक्सपोर्ट कितना कर रहा है? सिर्फ 4.9 बिलियन डॉलर्स। कितना बड़ा फर्क है। हम खरीद बहुत ज्यादा रहे हैं और बेच बहुत कम पा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर हम इतना क्या खरीद रहे हैं रूस से? जवाब है तेल, सस्ता क्रूड ऑयल और एनर्जी। हमारे टोटल इंपोर्ट्स का सोचिए 78% हिस्सा सिर्फ इसका है। अब ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन इसने ट्रेड बैलेंस को पूरी तरह से एक तरफ झुका दिया है। और इसका नतीजा लगभग 59 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट, यानी हमने जितना बेचा उससे 59 बिलियन डॉलर्स ज्यादा का खरीद लिया। और यही वो सबसे बड़ी चैलेंज है जिसे सॉल्व करना जरूरी है अगर इस पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाना है। तो अब सवाल ये है कि इस ट्रेड गैप को कम करने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। चलिए अब उन स्ट्रैटेजीज और मैकेनिज्म्स पर नजर डालते हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई जा रही हैं। देखिए, पहली प्रॉब्लम आती है लॉजिस्टिक्स की। हिस्टोरिकली दोनों देशों के बीच सामान भेजने के जो रास्ते थे वो बहुत लंबे और महंगे थे, मतलब बिजनेस करना आसान नहीं था। लेकिन अब इसका सल्यूशन ढूंढा जा रहा है। नए शिपिंग कॉरिडोर्स जैसे NSTC और नॉर्दर्न सी रूट, ये गेम चेंजर है। जहां पहले 35 से 40 दिन लगते थे, अब वही सामान सिर्फ 10 से 25 दिन में पहुंच सकता है। इससे टाइम भी बचेगा, पैसा भी, और ट्रेड करना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, रास्ता तो ठीक हो गया, लेकिन पेमेंट का क्या? ये दूसरी बड़ी चैलेंज है। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से US डॉलर में ट्रेड करना या स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इसका जवाब निकाला गया है वोस्ट्रो अकाउंट के जरिए। ये US डॉलर सिस्टम को बाईपास करने का एक तरीका है। सिंपल शब्दों में समझें तो इंडिया का एक बैंक रूस के एक बैंक के लिए अपने यहाँ इंडियन रुपी में एक अकाउंट खोल देता है। तो ये काम कैसे करता है? सोच लीजिए, किसी इंडियन इंपोर्टर को रूस से सामान खरीदना है। वो पेमेंट करेगा रुपीज में। ये पैसा इंडिया में ही उस रशियन बैंक के रूपी वोस्ट्रो अकाउंट में चला जाएगा। फिर रूस में बैठे एक्सपोर्टर को उसकी करेंसी यानी रूबल में पेमेंट मिल जाएगी, और जो रूपी यहाँ इंडिया में जमा हुआ उससे रूस या तो हमसे और सामान खरीद सकता है या फिर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। सिंपल। अब इस ट्रेड गैप को भरने के लिए इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर पूरा जोर लगा रहा है। फोकस है अलग अलग सेक्टर्स पर,
जैसे एग्रीकल्चर, जिसमें झींगा, चाय, अंगूर जैसी चीज़ें हैं, फिर टेक्सटाइल्स, फार्मा, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मतलब एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश हो रही है। तो अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जिसका मकसद है एक ऐसी पार्टनरशिप बनाना जो सिर्फ तेल और हथियारों के सौदों पर टिकी ना हो, बल्कि एक बैलेंस्ड और रेजिलिएंट रिश्ता हो। और यहाँ स्ट्रैटेजी में एक फंडामेंटल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अब फोकस सिर्फ बड़े बड़े गवर्नमेंट डील्स पर नहीं है, बल्कि अप्रोच है ग्रास रूट्स लेवल से, यानी जमीनी सतह से, छोटे और प्राइवेट बिजनेसेस को आगे लाने की। इसे ही बॉटम अप इकोनॉमिक ब्रिज का नाम दिया जा रहा है। और इस बॉटम अप ब्रिज को बनाएगा कौन? इसका इंजन होंगे इंडिया के एमएसएमईज, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। सोच के देखिए, देश में 63 मिलियन यानी 6.3 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे उद्यम हैं। यही छोटे बिजनेस इस पार्टनरशिप को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसका एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल सोचिए। पॉलिसी सर्कल के मुताबिक लखनऊ का कोई छोटा सा चिकनकारी कलेक्टिव मॉस्को के बुटीक स्टोर्स को अपना माल सप्लाई कर रहा है। ये दिखाता है कि कैसे ये छोटे छोटे बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक ब्रिज बना सकते हैं जिस पर पॉलिटिकल साइकिल्स के उतार चढ़ाव का कोई असर ना हो। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स भी अब सामने आ रहे हैं। जैसे इंडिया की HAL और रूस की USC के बीच जॉइंट वेंचर, दोनों मिलकर सुखोई SJ-100 जेट्स को इंडिया में ही बनाएंगे। ये मेक इन इंडिया और को प्रोडक्शन जैसे गोल्स को जमीन पर उतारने जैसा है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या एक ज्यादा रेजिलिएंट और बैलेंस्ड पार्टनरशिप बड़े बड़े सरकारी डील्स से बनेगी, या फिर उन लाखों छोटे बिजनेसेस से जो जमीनी स्तर पर एक दूसरे से जुड़ रहे हैं? शायद इस पार्टनरशिप का भविष्य इसी स्ट्रैटेजिक चॉइस पर निर्भर करता है।